एक रात कंदाड़ी गांव में बिताने के बाद हम लोग आमाटोला की तरफ निकल चले। हमारी गाड़ी तो हमें यूं भी नदी के पार ही छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अगर गाड़ी इस तरफ आ भी जाती तो उसका कोई मतलब नहीं था। जंगल के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले जंगल के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों पर या तो मोटरसाइकिल या फिर ट्रैक्टर की ही वो सवारी है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमने अपना पर्सनल सामान में से ज़्यादातर कंदाड़ी में ही छोड़ दिया, लेकिन कैमरे, ट्राइपॉड, लाइट्स के साथ यह थोड़ा सा ज़रूरी सामान भी ज़्यादा लग रहा था। कंदाड़ी और आमाटोला के रास्ते में एक जगह पर हमें लाल द्वार मिलता है। रुको। इसे बांस से तैयार किया गया था और इस पर सीपीआई माओइस्ट पार्टी की 17वीं वर्षगांठ मनाने का आह्वान लिखा गया था। यहाँ मौजूद यह गेट इस इलाके में माओवादी आंदोलन के इकबाल को साबित कर रहा था। इसके साथ ही कोटरी नदी पर नदारद पुल और जंगल से गायब सड़कों की वजह भी बता रहा है। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए कई छोटे बड़े नाले मिलते रहे, लेकिन इन नालों में फिलहाल पानी कम ही था, सो इन्हें पार करते हुए कोई खास परेशानी नहीं हुई। वैसे भी मैं जिस मोटरसाइकिल पर सवार था उसे लक्ष्मण मंडावी चला रहे थे। लक्ष्मण के लिए यह रोज़ का रास्ता था, सो उन्हें रास्ते और पानी की गहराई का सही सही अंदाज़ा था। लेकिन हमारे साथ स्थानीय पत्रकार रॉबिन और मेरे साथी अरविंद और सुधीर की मोटरसाइकिल सही पानी में पहुंचकर बंद हो गई और उन्हें पानी में अपने जूते भिगोने पड़े। मुझे क्या पता कितना गहरा है। कुछ देर बाद रास्ता खुलने लगा और हम लक्ष्मण के घर पहुंच गए। देखिए सर। हाँ, बड़ा सुंदर घर है भैया आपका। ये रखिए। हमारी पिछली रात कंदाड़ी गांव में खुले में ही जमीन पर सोकर कटी थी, लेकिन लक्ष्मण के परिवार ने हमें रात को भरपेट स्वादिष्ट खाना खिलाया और हमारी टीम को सोने के लिए चारपाई भी उपलब्ध कराई। शाम को जल्दी सोए थे, इसलिए सुबह भी जल्दी उठ पाए। सुबह उठकर लक्ष्मण के पिता और भाई के साथ चाय पी और उनके गांव, परिवार और समाज के बारे में कुछ गप लगाई। आज हमें पास के गांव में एक हाट में जाना था जो शाम को लगभग 4 बजे शुरू होता है, इसलिए हमने अपना दिन जल्दी ही शुरू कर दिया और गांव में प्लान किया गया शूट दोपहर तक निपटा देने का फैसला किया। हाट तक पहुंचने के लिए एक बार फिर हमें मोटरसाइकिल का सहारा था। कंधों पर सामान लादकर जंगल के रास्तों पर मोटरसाइकिल की सवारी देखने में ही मज़ेदार और खूबसूरत लग सकती है। वैसे ही अगर एक काफ़ी चौड़ी नदी को नाव से नहीं बल्कि डोंगी से पार करना पड़े तो यह जोखिम भरा काम बेशक ना हो, काफ़ी मेहनत का काम होता है। वैसे मेरे दोनों ही साथियों अरविंद और सुधीर को तैरना नहीं आता है। वाह, तो रोज। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके।
उधर गर्मा गर्म पकौड़े चटनी और कच्ची प्याज के साथ। इसके अलावा सस्ते पर चटपटे सॉस के साथ ब्रेड पकौड़े मात्र 5 रुपए में। दिन भर की थकान के बाद मानो ये एक प्लेट आपको ताजगी और एनर्जी दोनों दे रही थी। पकौड़े के बाद जलेबी, शक्करपारे और बूंदी का मज़ा लीजिए। एक तरफ मुर्गा खेल की तैयारी शिद्दत से चल रही थी तो दूसरी तरफ घुगनी बिक रही है। इस बाजार में बाकी आदिवासी हाट बाजारों से एक बड़ा फर्क था। इस बाजार में आदिवासी सिर्फ ग्राहक है, इसके अलावा यहाँ खरीदारी कैश में हो रही है। बाकी आदिवासी इलाकों में हमने अक्सर देखा है कि आदिवासी अपने खेतों और जंगल से लाई चीज़ें हाट में बेचते हैं और यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बाज़ार बंगाली लोग चलाते हैं। दरअसल 70 के दशक में बांग्लादेश से आए लोगों में से काफ़ी लोगों को दंडकारण्य के इलाके में भी बसाया गया था। आज भी इनकी बस्तियों को नंबर से ही पहचाना जाता है। ओडिशा के मलकानगिरी में भी हमने ऐसी ही बस्तियां देखी थीं। बंगाली और आदिवासी अब यहाँ एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, लेकिन कुछ दरारें भी महसूस होती हैं। दबी जुबान में आदिवासी बंगाली समुदाय की शिकायत भी करते हैं। कई आदिवासियों को यह लगता है कि पढ़े लिखे और संगठित समाज होने की वजह से आदिवासी इलाकों में बंगाली दबदबा लगातार बढ़ रहा है। अब अंधेरा घिरने लगा था और हम लौट पड़े। जंगल में बसे आदिवासी गांवों में दिन और रात दोनों ही जल्दी शुरू हो जाते हैं। अगले दिन सुबह हमें रायपुर लौटना था। लक्ष्मण के परिवार ने गांव के एक ट्रैक्टर का इंतजाम कर दिया था जो हमें नदी तक छोड़ने वाला था। हमें कोटरी नदी के पार परालकोट के इस इलाके में 4 रातें बिताने का मौका मिला था। कंदाड़ी की सरपंच, लक्ष्मण का परिवार, राजेश और गजेंद्र और उनके कई सारे दोस्तों ने हमारी आवभगत और मदद में कोई कसर न छोड़ी थी। इन दिनों यहाँ के गांव के लोगों से, खास तौर पर नौजवानों से खूब बातचीत हुई। इस बातचीत में स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं पर लंबी बातें हुईं। इन लोगों ने हमें यह भी बताया कि उन्होंने स्कूल और अस्पतालों के लिए कई बार छोटपेटिया में प्रदर्शन किए हैं। इस बातचीत में उनकी ज़्यादातर बातों पर हम हामी भर रहे थे क्योंकि उनकी बात बिल्कुल ठीक भी थी। इस बातचीत के अंत में मैंने उनसे पूछा कि बरसात में तो यह इलाका पूरी तरह से कट जाता होगा। उनका जवाब हाँ में था। इसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों नहीं वो नदी पर पुल बनाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, इसकी मांग सरकार के सामने रखते हैं। उनका जवाब था कि उन्हें पुल नहीं चाहिए। मैंने पूछा अगर पुल नहीं होगा तो स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंस कैसे यहाँ आएगा? लेकिन उनका जवाब तब भी यही था कि पुल और सड़क नहीं चाहिए। कुल मिलाकर 4-5 दिन इस इलाके में बिताकर मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज लौट रहा था। आज जब यह रिपोर्ट लिख रहा था तो उसी समय स्थानीय पत्रकारों से खबर आ रही थी कि कांकेर की पखांजूर तहसील के छोटबेठिया में बेचा घाट, यानी सही उसी जगह पर जहां से हमने नदी पार की थी, आदिवासियों ने डेरा डाल दिया है। ये आदिवासी बीएसएफ कैंप के साथ साथ पुल बनाए जाने का भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं।